आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 को हल किया हुआ है और उसमें 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में हम जाने हैं। और इस प्रश्नावली को हल करने से पहले इसमें हमें वास्तविक संख्या के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए पहले वास्तविक संख्या क्या होती है इसे समझ लेते हैं, फिर हम इस प्रश्नावली को हल करना स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होता है या समुच्चय होता है। यानी इसकी परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये अपरिमेय संख्याओं का एक समुच्चय है और ये परिमेय संख्याओं का एक समुच्चय है, और इन दोनों के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर, इन दोनों के समुच्चय को हम परिमेय संख्या कहेंगे। और दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याओं में आती हैं। और उदाहरण से देखें तो अगर आसानी से समझना है तो हम यूं कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको हम पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या कह सकते हैं, या पूर्ण संख्याओं को हम परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या कह सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। आसानी से समझना है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ये छोटा सा मान लें अगर एक गांव है और ये एक जिला है और इसे हम एक राज्य मान लें परिमेय संख्याओं को, और ये एक पूरा देश मान लें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस गांव के निवासी इस जिले के निवासी हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस जिले के सभी निवासी इस गांव के भी निवासी हों, या इस राज्य के निवासी इस देश के निवासी हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस राज्य के निवासी केवल इसी जिले के निवासी हो, क्योंकि इस राज्य में बहुत सारे जिले आते हैं। तो ऐसा ही नंबरों का भी खेल है। नंबर में जो ये छोटा है वो बड़ा वाला हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बड़ा वाला छोटा वाला हो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इस आरेख से पता चलता है कि ये अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होगी, इसलिए यह कथन सत्य है। और कारण भी आपको इसी से स्पष्ट मैंने बता भी दिया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो आइए हम जरा संख्या रेखा भी बनाते हैं और अंडर रूट यम भी देखते हैं प्रत्येक बिंदु पे। ये एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे ये यम प्राकृतिक संख्या है। अब अंडर रूट यम को समझते हैं। यहाँ कोई हम प्राकृतिक संख्या लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कहा गया है यम एक प्राकृतिक संख्या है। अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4, 4 प्रकार की संख्या हमने लिया। अब अंडर रूट 1 को हम 1 into 1 लिख सकते हैं, और यहाँ जब ये जोड़ा बन गया तो हम इसे अंडर रूट से बाहर एक लिख देते हैं। और ध्यान रहे ये अंडर रूट 1 का मतलब होता है हम 1 का वर्गमूल निकालते हैं। हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे, 3 का वर्गमूल निकालेंगे और 4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि -1 गुणे -1 भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम अंडर रूट 2 का, चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसका आंसर दशमलव में आता है, तो वो 1.414 होता है। अंडर रूट 3 का 1.732 और अंडर रूट 3 का 1.732 और अंडर रूट 4 का +-2, और ये भी प्लस माइनस में रहेंगे। तो यहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, तो एक के लिए हम तो एक देख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पे आ रही है -1 +1 और -1।
यहाँ पे +2 -2 +2 -2, लेकिन यहाँ पे कहा गया है प्रत्येक बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु वो बिंदु यहाँ भी हो सकती है, वो बिंदु यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पे 1.5 आएगा, यहाँ पे 2.5 आएगा। तो यहाँ यम जब प्राकृतिक संख्या होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु √m का रूप होने के लिए हमारे √ में कुछ दशमलव के भी नंबर आ सकते हैं, उनका कुछ अलग मान आएगा। तो प्रत्येक बिंदु पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे नंबर हैं और m को केवल कह रहा है प्राकृतिक संख्या है, तो जरूर इस पे कोई ना कोई बिंदु खाली रह जाएगा, तो ये प्रत्येक बिंदु को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए हम ये कथन को असत्य कहेंगे। ये कथन सत्य तब होता जब यहाँ यम एक परिमेय संख्या होती, तो नंबर लाइन पे जो प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप में हो सकता था, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, यानी संख्याओं को छोड़ छोड़ के आपको देखना है, तो बीच में भी तो प्रत्येक बिंदु पे आएगा, तो इसलिए हम उसे कहेंगे यम को प्राकृतिक संख्या न लिख के अगर हम परिमेय संख्या लिखें तो ये कथन सत्य हो जाएगा और √m इसके प्रत्येक बिंदु पे आ जाएंगे, लेकिन यम एक प्राकृतिक संख्या लेंगे तो हम कुछ जगहों को छोड़ देंगे, इसलिए हम प्रत्येक बिंदु पे √m नहीं देख सकते। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये पूरा वास्तविक संख्या है, क्या इसका हर संख्या ये संख्या होगी? नहीं होगी, असत्य। हम इसमें कुछ अंकों का उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे अपरिमेय संख्याओं में √2, √3, √5 ये सब संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याओं में 3/5, 3.6, 2 ये सब संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2 इस तरह से अनंत तक। नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3 इस तरह से इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं जबकि रियल नंबर में ये 0, 1, 2 इस तरह की भी संख्याएं हैं, 5/6, 6.5, √7 इस तरह की भी संख्याएं हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या ये नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या में शामिल है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। यानी इसे और आसानी से समझें तो जो छोटा वाला समुच्चय है, समूह है, वो बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा वाला समुच्चय छोटे वाले में प्रत्येक नहीं हो सकता। कुछ इसमें भी मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे √7 है वो अपरिमेय है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है प्रत्येक संख्या अपरिमेय हो, ये इसका कारण है। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। वर्ग और वर्गमूल भी समझ लेना जरूरी है, बहुत से बच्चों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कंफ्यूजन होता है। यदि हम 2 का वर्ग निकालें यानी 2 का स्क्वायर, तो हम ऐसा लिखते हैं, और यदि 2 का वर्गमूल निकालें तो ऐसा लिखते हैं। ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट, तो ऐसा लिखते हैं, यही डिफरेंस है। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ 2 × 2 बराबर 4, और यहाँ इसे हल करेंगे तो इसका आंसर हल करने की एक वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हम आंसर 1.414 निकटतम मान में यहाँ तक लेते हैं। इसका तो हल सीमित रूप से कहीं नहीं निकलता है, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम वर्ग और वर्गमूल को समझे। अब देखते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक हमने पहले बता दिया है, जो 0, 1, 2, 3 संख्याएं अनंत तक जाती हैं, वो संख्याएं प्लस इन संख्याओं के निगेटिव यानी माइनस वाले नंबर भी सभी संख्याओं का एक समुच्चय बनता है, और वो समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ इस कथन का आंसर असत्य होगा,
असत्य क्यों होगा इसका कारण भी देना है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये असत्य है क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं जिनके वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। आइए देख लेते हैं उदाहरण से, क्योंकि हमें वर्गमूल का उदाहरण भी देना है जो एक परिमेय संख्या है। तो हम √1, √2, √3, √4 ये 4 संख्याएं हमने लिया और चारों का आंसर यहाँ लिखेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो √1 को हम 1 × 1 लिखेंगे तो इसका आंसर 1 हुआ। हम कभी भी अंडर रूट का आंसर लिखते हैं तो उसे प्लस और माइनस लगा के लिखेंगे तो ज़्यादा शुद्ध होगा, क्योंकि -1 × -1 भी 1 ही होता है और 1 × 1 भी 1 ही होता है। तो हम √1 का मान यहाँ से जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, तो हम उसे 1 लिखते हैं, तो ये -1 का भी पेयर बन जाएगा और 1 का भी पेयर बन जाएगा, तो इसलिए हम +-1 लिखते हैं। यहाँ पे भी 2 का आंसर लिखेंगे तो +-1.414, 3 का आंसर लिखेंगे तो +-1.732 और यहाँ 4 का आंसर +-2। तो यहाँ हमें देखने से पता चलता है कि ये दोनों अपरिमेय है और ये दोनों एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम इस कथन को असत्य कहेंगे, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, जो कि उदाहरण से स्पष्ट है। तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये एक संख्या रेखा है और √5 को निरूपित करने से पहले हमें थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय को समझना होगा, जो हम समकोण त्रिभुज में नियम लागू करते हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है और ये आधार है, लंब है और ये कर्ण है, और इसका एक फार्मूला है, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो हम एक फार्मूले पे तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं, और वो यही फार्मूला है कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम इस संख्या रेखा पे √5 को निरूपित करेंगे। देखिए, √5 को निरूपित करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो अगर जल्दी करना है तो सीधे आधार को 2 की लंबाई रखेंगे और लंब को 1 की लंबाई रखेंगे, तो हम ये जो कर्ण है इसकी लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। इसका हल निकलेगा √5, कर्ण की लंबाई √5 आएगी और उससे हम इस संख्या रेखा पे जितनी ये दूरी है उतनी दूरी ले लेंगे और √5 हमें दिखाई देगा। लेकिन चूंकि चौथा क्वेश्चन कुछ दूसरे प्रकार का है तो हम सोच रहे हैं तीसरा ही बताएं और उसी क्वेश्चन में आपका चौथा एक क्रियाकलाप वाला क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाए। इसलिए हम स्टार्ट से और एक एक करके हम संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। √5 को निरूपित करने के लिए आपको कंपास और प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हम बताने के लिए अभी इस पे ऐसे ही बता देंगे। ये 1 इकाई की दूरी जितनी है उतनी लंबाई की आपको एक पे लंब रेखा खींचनी है। लंब रेखा का मतलब ये 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचनी है, जो कि आप प्रोटेक्टर और कंपास से बना सकते हैं। इस पोजीशन का इसकी भी लंबाई 1 है और यहाँ की भी लंबाई आपको 1 रखनी है। तो अब ये एक यहाँ पे समकोण बनाएगा, आपको समकोण पे ही रखना है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बिल्कुल सीधा 1 पे। अब ये इसे हम मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसे नाम दे देते हैं एक P करके। तो जो OP का मान होगा वो √2 होगा। पाइथागोरस प्रमेय हमने अभी समझाया, उस हिसाब से ये लंब एक हुआ और आधार भी 1 हुआ। तो हम इसे अगर हल करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2, तो ये √2 हुआ। अब हमें √5 निकालना है, तो फिर 1 इकाई की लंबाई जितनी ये लंबाई लिए हैं हम लोग वो लास्ट तक लेते हुए चलनी है और फिर अब इस पे हमें लंब रेखा खींचनी है। इसके लिए आप प्रोटेक्टर और कंपास जरूर इस्तेमाल करें, नहीं तो
थोड़ा भी इधर उधर होगा तो आंसर गलत आ सकता है। ये फिर 1 होगा और ये √2 होगा, फिर हम इसे मिलाएंगे। इस पॉइंट पे हमें इसको लंब खींचना है, यानी 90 डिग्री बनाते हुए। अब ये √2 और 1 को हल करते हैं तो इसका मान आएगा √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 होगा और प्लस 1 इक्वल टू √3। ये √3 आया। अब फिर इस पे हम एक लंब खींचते हुए रेखा खींचेंगे। और इसे मिला देंगे इससे। और फिर इसका आंसर निकालेंगे। ये हम मान लेते हैं OR। तो OR की लंबाई निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 + 1 इक्वल टू 4। यानी हम इसे भी हल कर सकते हैं, √4 को केवल कंप्लीट 2 ले सकते हैं। तो यहाँ आंसर 2 आया, जो OR की लंबाई है वो 2 आया। अगले स्टेप में हम यहाँ फिर एक लंबाई और लेंगे, 1 की लंबाई और लंब के रूप में लेंगे और इसे यस नाम दे देते हैं और OS को मिलाते हैं। OS को मिला दिए। अब OS की लंबाई निकालेंगे। OS बराबर √ में OR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। RS हमने 1 रखा है। ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 4 + 1 इक्वल टू √5। OS की लंबाई कितनी हुई? √5। ये √5 आया। अब जितनी लंबाई का ये है, ये हमारा √5 की माप का है और इसी लंबाई को हम संख्या रेखा पे लेके आते हैं प्रोटेक्टर की सहायता से। अभी हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है तो हम इस धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे हम ऐसे रखेंगे। शायद आपको दिखना चाहिए सही से। ये ऐसे पोजीशन पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और फिर इसे घुमाते हुए इस कंडीशन में लाना है। अब ये ध्यान रहे, जब भी हम कोई वृत्त खींचते हैं तो वो दूरी सब जगह सेम होती है, यानी ये OS की दूरी हर जगह सेम है यहाँ पे। तो ये भी जो दूरी है O से, हम इसे मान लेते हैं एक पॉइंट T। तो O से T की लंबाई √5 होगी, यानी जो पॉइंट T है यही संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करता है। चौथा क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है और वो एक क्रियाकलाप है। तो वर्गमूल सर्पिल यही है जो आपका धीरे धीरे ये गोल होता जाएगा और धीरे धीरे इस आकार का लेगा। तो इसकी रचना करने के लिए उसमें कहा गया है कि कागज की बड़ी शीट लीजिए और उस पे वर्गमूल सर्पिल बनाइए। सर्पिल का मतलब होता है सांप के आकार का, और सांप ऐसे ऐसे चलता है, बैठता है गोल तरीके से। तो ये वर्गमूल सर्पिल आपको बनाना है। आप इसी प्रोसेस को आगे जारी रखते हुए ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे, वो एक सर्पिल का आकार लेगा। और इस तरह से प्रश्नावली 1.2 आज समाप्त हुआ। अब इसका अगला नेक्स्ट जो अभ्यास है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। धन्यवाद।